Good morning, all of you. I hope you have all marked your presence today. Now, yesterday we were discussing about the angular momentum. ठीक है? Angular momentum we were discussing yesterday. And angular momentum, you know, it's the quantity in rotational motion which is analogous to linear momentum in linear motion. Clear है ना? Angular momentum is denoted by represented by the letter capital L and it is analogous to linear momentum in linear motion. ठीक है, linear motion में जैसे हम linear momentum p की बात करते हैं तो ये same in rotational motion we talk about angular momentum. ठीक है, today we have to establish a relation between, name of the topic is relation between, कौन अभी just start किया है बेटा, relation between angular momentum that means L and torque. हम प्रेजेंट मार्क कर देना and torque. ठीक है, torque को आपको पता है you will represent by the letter tau. Torque क्या है? Turning effect of any body is known as torque. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं. तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में यू हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन. अब कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे वो देखिए. यू नो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कैसे लिखा था? एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर क्रॉस पी. यही लिखा था. एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा था आर क्रॉस पी. पी यहाँ पे क्या है? लीनियर मोमेंटम. आर क्या है? डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हमने लिखा था कल. देखिए अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यस एंगुलर मोमेंटम को कुछ हमने ऐसे लिखा था. ठीक है, अब देखिए बेटा अगर आप दोनों तरफ क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी. तो सिंपली डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t. t के रेस्पेक्ट में हम क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ. तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? ये होगा dl by dt. क्लियर है ना? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं d by dt of r cross p. ठीक है, यहाँ पे d by dt इसके ब्रैकेट से बाहर ही लगाएंगे. तो ये देखिए, ये क्लियर है ना सबको? अगेन देखिए बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं. दोनों का आप दो क्वांटिटीज है उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हो और वो दोनों क्वांटिटीज किस में है? प्रोडक्ट में है. तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन. राइट हैंड साइड में देखिए दो क्वांटिटीज है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है. उनका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है. तो ऐसे अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फॉर डिफरेंशिएशन ऑन राइट हैंड साइड. कैसे करोगे? देखो यहां से तो L को आप अब चेंज कर सकते हो. L को आप क्या लिख सकते हो? L को भी आप लिख सकते हो R क्रॉस P. तो ये हो जाएगा आपके पास d by dt ऑफ R क्रॉस P. ठीक है, यहाँ पे कैसे बताया था मैंने प्रोडक्ट रूल? ये आपके पास दो क्वांटिटीज है. सपोज ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है. तो कैसे करोगे? फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज, तो आर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो मतलब dp बाय dt. समझ आया? फिर क्या करेंगे? सेकंड क्वांटिटी एज इट इज, p एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ये सबको क्लियर है ना? प्रोडक्ट रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं समझ आ गया? अब मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ dr by dt इंटू p प्लस, मैंने इसको सिर्फ आगे लिख लिया है dr by dt इंटू p प्लस dp by dt इंटू r. ये सिर्फ मैंने लिखा है. ठीक है, अब देखिए dr by dt को आप क्या लिख सकते हो?
dr by dt, कोई बता सकता है dr by dt को क्या लिखेंगे? dr by dt है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी। समझ आ गया? तो इसको आप क्या लिख दोगे? वेलोसिटी। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इसकी जगह? वेलोसिटी। और देखिए ये है p, p मतलब लीनियर मोमेंटम, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? mv लिख सकते हैं ना, लीनियर मोमेंटम को mv, अभी मैंने बताया था मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? इस पूरी क्वांटिटी को अगर पहले सोल्व करें तो ये तो बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्रॉस में क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा m इंटू v। ठीक है, तो देखिए दो पैरेलल क्वांटिटीज, वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है, दो पैरेलल क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा? 0। ठीक है, समझिए फिर से, ये आपके पास क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय p, p को आप क्या लिख सकते हो? mv। तो देखिए दो पैरेलल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, सॉरी दो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग होंगी वेलोसिटी, तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो हमें इसको तो सोल्व करने की जरूरत है नहीं अब, तो ये तो पूरी हो गई 0। इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 0। और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये इसके इक्वल चल रहा है, d बाय dt ऑफ r क्रॉस p के लिए। अब आपके पास क्या मिला? अब आपको मिला सिर्फ क्या? ये वाली टर्म dp बाय dt और ये r। ये चीज समझ आई बेटा? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ये लिख सकते हो कि आपके पास dp बाय dt को क्या लिख सकते हो? कोई बता सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। करेक्ट मनीषा, पवन, ये क्या होगा? फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? फोर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्स क्रॉस आर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और एफ क्रॉस आर आपको क्या मिलेगा? एफ क्रॉस आर का मतलब क्या है? one of the force, couple of force and the distance between the two couple of distance between the couple of forces। तो ये क्या देगा आपको? कुछ याद आया? ये देखिए ऐसे किया था हमने, ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो क्या लिखोगे इसको? t मतलब टॉर्क, यस राइट। तो dp बाय dt को आप क्या लिख सकते? f क्रॉस r को सॉरी क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो टॉर्क। क्लियर है? तो r क्रॉस f को आपने क्या लिखा? टॉर्क लिखा। ठीक है, तो ये देखिए d बाय dt ऑफ ये आपके पास क्या आ गया है? टॉर्क आ गया है। ठीक है बेटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो? r क्रॉस p को, r क्रॉस p को आप लिख सकते हो क्या? l। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको भी रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा सिंपली d बाय dt ऑफ l, और ये आपके पास आ गया टॉर्क। यहाँ पे ये समझ आया? तो बस यही हमें प्रूव करना था, रिलेशन एस्टेब्लिश करना था एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क। क्लियर है? वहां पे हम लीनियर मोशन में क्या पढ़ते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। यही तो अभी हमने देखा था, रिप्लेस किया था। देखिए आपको बहुत ध्यान से करना है, चीजें सब आप जानते हो, बस आपको इम्प्लीमेंट कैसे करनी है उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए आपको। जैसे हम लीनियर फोर्स, लीनियर मोशन के अंदर सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज equal to the force, in the same way in rotational motion second law of Newton is given as rate of change of angular momentum. Linear momentum is analogous to angular momentum and force is analogous to torque in rotational motion. So this is the relation between torque and angular momentum. Clear है? आगे चले? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? साक्षी, सुमित, रियाज, पवन, मुस्कान? मुस्कान क्लियर है? ओके एकता, चलते हैं आगे। संगीता, पूनम क्लियर है? अब हम लोग लास्ट टॉपिक, बस ऑलमोस्ट लास्ट में आ गए हैं हमारी इस यूनिट के। टॉपिक इज
इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। देखिए आप सब समझते हैं अब रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच इज मेड अप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और उन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को वो अपना एक एक्सिस मान के क्या करते हैं, उस एक्सिस के चारों तरफ क्या करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल रोटेट। और इसीलिए हमने रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज समझ चुके हैं, ठीक है। वंशिका इतना लेट। अब हमें क्या करना है, हमें ये स्टडी करना है कि रिजिड बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होता है, ठीक है। इन मेनली हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे, ठीक है। इसको आप यही बोल सकते हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। कैसे स्टडी करेंगे, देखिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है, वो आपने अभी देखा, हमने देखा कि रिजिड बॉडी का मोशन 3 टाइप्स का स्टडी किया था हमने, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और थर्ड था कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। आई होप आप सबको याद हो। तो ये फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो एक बॉडी जो है दैट कैन अंडरगो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। बेटा आपको पता है कि एक बॉडी जो है रिजिड बॉडी, वो रोटेशनल मोशन में भी हो सकती है और ट्रांसलेशनल मोशन में भी हो सकती है। तो a rigid body can have translation at the same time, can be in translational motion as well as rotational motion। एंड हमने ये देखा है थर्ड टाइप का मोशन कौन सा था, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कोई भी बॉडी को अगर हमें ये कहना हो कि वो इक्विलिब्रियम में है या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है कोई रिजिड बॉडी, तो उसके लिए 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होंगी वो 2 कंडीशन, वो 2 कंडीशंस होंगी बेटा कि जो बॉडी है दैट शुड बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज बॉडी शुड बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बात समझ आई क्या बोल रही हूं मैं, कि फॉर ए रिजिड बॉडी टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन ओनली बी अचीव्ड, समझिए उसको हम सिर्फ तभी अचीव कर सकते हैं व्हेन दिस रिजिड बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और किसमें हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, तभी हम बॉडी को क्या कह सकते हैं कि दैट रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये चीज सबको समझ आई। अब हमें इन दोनों कंडीशंस को 1 बाय 1 स्टडी करना है। कंसेप्ट समझ आ गया ना, क्या करना है हमें, हमें ये शो करना है कि जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है एज वेल एज जो बॉडी है वो किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। और बेटा ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, क्योंकि टॉपिक कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता है, तो आप इसका एडवांटेज लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एट द एंड मुझे बताइए कि समझ आया है नहीं आया है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइटिंग समझ आ जाती है ना। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। और बेटा कोई भी बॉडी जो है उसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब उसके ऊपर या तो वो आइदर ये बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0, समझिए बात को, या तो ये रेस्ट पे हो, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक बात समझिए, हम किसकी बात करेंगे, लीनियर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी कब हो सकता है, आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट
या तो वो रेस्ट पे हो, रेस्ट होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, जीरो। आइदर इट इज मूविंग विद ए, आइदर इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये मूव भी कर रही है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करे, मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज v के साथ या क्या करे, मूव करे इन ए पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो और ये कब हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव कर सकती है, और रेस्ट पे कब रह सकती है, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, बता सकता है कोई, ये टेल मी, अब तो यूनिट खत्म होने जा रही है। एक्सटर्नल फोर्स, मनीषा राइट, साक्षी राइट, क्या होगा, कोई और बताएगा, दियाज यूर राइट, तान्या भी राइट, ओके वेरी गुड। इसका मतलब ये यूनिट समझ आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे कितना होगा, जीरो। जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। और अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ये आप सबको पता है, 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। ये बेटा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, देखिए ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ पे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, समझिए। एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स में डिफरेंस है। एक्सटर्नल फोर्स आपके पास एक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सपोज ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F2, ये यहाँ से लग रहा है, तो अगर हम इन सब का एल्जेब्रिक सम ले ले तो मैं इसको ऐसे शो करूंगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया ये। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का सबसे मेन जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, आई एम सेइंग नॉट ओनली एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, ठीक है। then only we can achieve first condition of equilibrium, that means हमारी जो बॉडी है वो किसमें हो सकती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन सबको क्लियर है, झूठ नहीं बोलिएगा, क्लियर है, ओके। अब देखो, अगर आपके पास ये तो देख लिया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट इंप्लाइज दैट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस भी क्या है, जीरो। दैट मींस ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, सारे के सारे क्या है, जीरो, ठीक है। जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में स्टडी करोगे तब जाके थोड़ा बहुत कुछ लिख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाने लग गई, मतलब एग्जाम में खाली मिलोगे आप लोग। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, देखा है ना। और अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स तो कितना है, जीरो, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया एम इंटू ए, जीरो। तो देखिए इसका मतलब अगर जीरो के इक्वल एम ए है तो मास कैन नॉट बी जीरो। देखिए मास तो जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो, जीरो। और वो तो है ही, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं है। और चेंज अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन तो क्या होती है, एक्सेलरेशन को तो खुद होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, बॉडी की ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर जीरो होगी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके। तो इतना काफी है, अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करवाना चाहते हो मुझसे तो मैं और कर देती हूँ। और क्या इलेबोरेट कर सकते हैं इसमें, ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट या सिंगल पार्टिकल सपोज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना बेटा, वो U होगी, ठीक है। U इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये U क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे और ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। अब अगर इसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन करना चाहो
तो जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो 3 टाइप का हो सकता है। आप बोलोगे मैम इतना, कोई बात नहीं, स्टडी कर लीजिए, आपका टाइम है स्टडी करने का। आगे हाँ, आप भी फिर अच्छे तरीके से स्टडी कराओगे किसी को। स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, एंड थर्ड आप क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलोगे बेटा, जब आपके पास एक बॉडी है, सपोज वो इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, समझ रहे हो, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, उस सपोज आप उसको डिस्प्लेस कर दिया आपने उस बॉडी को, उसके बाद भी वो क्या करती है, वापस से ट्राई करती है अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आने की। आप ये समझ सकते हो, सपोज ये एक बॉडी है, आपने यहाँ पे एक पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे, ये पेंडुलम या फिर ये बॉडी अभी क्या है, स्टेशनरी है, पेंडुलम नहीं कहते क्योंकि पेंडुलम तो ऑसिलेट करता रहता है। अब ये एक बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे लाके क्या कर दिया, इसको फ्री कर दिया, तो अब ये ऑसिलेट करेगी ऐसे ऐसे। तो क्या होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब सपोज आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हो उसकी पोजीशन से, और डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन करने की कोशिश करती है, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया लेकिन उसके बाद भी ये इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर पाई, स्टिल कैसी है, अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है, वो अनडिस्टर्ब्ड ही रहेगी, वो ऑसिलेट ही कर रही है, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो लेकिन स्टिल ये इक्विलिब्रियम में ही रहती है, ठीक है, ये मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लीव ही नहीं करती, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मतलब एक्सट्रीम है, अगर आपको 5 नंबर में भी आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। अब एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगी नहीं और एग्जाम फिर मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, समझिए अभी हमने बात की थी, अगर बॉडी या तो रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी 0 है, या फिर बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब v यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो रेस्ट पे है, तो जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या कहेंगे, जब रेस्ट पे है तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, मतलब इस केस में भी एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनामिक मतलब बॉडी किस में है, मोशन में है, लेकिन स्टिल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर, वेरी गुड मनीषा, कि स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। चले बेटा आगे, फर्स्ट कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज और वी कैन से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट वाज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, और वो क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो स्टडी कर लिया, वो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एल्जेब्रिक सम ऑफ, यहाँ पे तो हमने देखा था कि फोर्सेस, एक्सटर्नल नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 था, यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मैंने बताया था रोटेशनल मोशन में फोर्स के एनालॉगस एक क्वांटिटी है जिसको आप क्या कहते हो, पता नहीं मैम आप बताइए, उसको कहते हो आप टोर्क, ठीक है। तो सेकंड केस क्या होगा आपका, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब जो आपकी बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, जब व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो कैन आई राइट 0, मतलब कोई भी बॉडी है बेटा वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब वो टर्निंग इफेक्ट ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो रोटेट ही नहीं हो पाएगी। अगर रोटेट हो रही है तो रोटेट होती रहेगी,
ठीक है, उसी कंडीशन में किसी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और अगर देखिए इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इफ ए बॉडी डज नॉट रोटेट, या तो वो रोटेट नहीं कर रही है, जैसे हमने वहां पे लिखा था ना कि बॉडी रेस्ट पे है, इसी तरीके से इफ द बॉडी डजंट रोटेट और इट रोटेट्स विद सम क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और इट रोटेट्स विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को, जल्दी बताइए। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यस। आप लोग फास्ट होने चाहिए, मतलब इतना लेट रिस्पॉन्स नहीं, फटाफट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, बिकॉज फॉर दिस अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है या रोटेट कर रही है किसी एक्सटर्नल सॉरी किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो तभी पॉसिबल है। फॉर दिस क्या होना चाहिए, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, देखिए मैंने यहाँ पे नेट लिखा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क और वेक्टर सम ऑफ all the torques acting on the body should be 0। देखिए मैं इतना कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं भी चाहती हूँ एग्जाम में मुझे इससे ज्यादा मिले, क्लियर है। अब देखिए समझिए, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट रोटेट, कोई बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही है, या फिर रोटेट कर रही है तो किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो, ठीक है। एंड फॉर दिस हमें क्या चाहिए, ये दोनों मतलब रोटेट नहीं कर रही हो और रोटेट कर रही हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क या फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क या फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क बोल दो, या फिर क्या बोल दो, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब τ1 τ2 τ3 अप टू जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क्स है, इन सबको मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन लिख सकती हूँ। एंड टाउ आई मतलब आई की वैल्यू इंडेक्स, मतलब 1 2 3, आई की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का सम जब क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो समझ जाओ वो कंडीशन कौन सी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की है, क्लियर है। और क्या बोल सकते हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी बोल सकते हो जब ऑल द algebraic sum of all the torques is 0, क्लियर है बेटा। ये तो थी वो कंडीशन जब दो बॉडीज हमारे पास बहुत अच्छी हैं, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सारी बॉडीज तो ऐसी नहीं हो सकती ना, कुछ बॉडीज तो ऐसी हैं जो फिर भी कुछ ना कुछ तो करेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी, मतलब या तो आपको पता है ना, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी चुप करो वो लेफ्ट राइट से थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। इन द सेम वे हमारे पास जो रिजिड बॉडीज हैं वो भी कुछ इसी तरीके की होती हैं। वो मान लो वो अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो रह जाएगी, लेकिन पक्का रोटेशनल इक्विलिब्रियम को वो फुलफिल नहीं करेगी, मतलब रोटेट हो जाएगी, समझ रहे हो। कोई बॉडीज ऐसी होंगी जिनका रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन सही बोल रहे हो मुस्कान। बेटा जो मैं आप करा रही हूँ ना उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस वही कर लीजिए, इनफ है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो किसमें होंगी, समटाइम्स अ बॉडी में बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब इस पार्शियल इक्विलिब्रियम को भी समझिए। समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज होती है जो पार्शियल इक्विलिब्रियम में होती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम में मतलब इट मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। बट एंड नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब वो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं वो किसमें हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। बात समझ आ गई। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर क्या हो कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो लेकिन
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो। ठीक है बेटा, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और कुछ रिजिड बॉडीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो किसमें होती हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम में। मतलब उनमें इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, लेकिन जरूरी नहीं दूसरी कंडीशन फुलफिल हो। मतलब हो सकता है वहां पे नेट फोर्स जीरो हो उस बॉडी पे, लेकिन जरूरी नहीं वहां पे नेट टॉर्क उस पे जीरो हो। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, पार्शियली इक्विलिब्रियम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या, जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी ए बी। ठीक है, ये ए बी आपके पास बॉडी है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक फोर्स इस एंड पे लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। और एक फोर्स दूसरे एंड पे लग रहा है इन द सेम डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी बिल्कुल मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हमने रोड का बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो सी क्या है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज ए है सेंटर ऑफ मास तक का, और सेंटर ऑफ मास से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, एफ और एफ, एफ प्लस एफ कितना है, 2f, और 2f को हम जीरो तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बेटा देखिए यहाँ पे जो नेट टॉर्क है ना इस बॉडी पे, वो कितना है, वो तो जीरो है। पता है ना क्यों, क्योंकि टॉर्क के लिए दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ये बॉडी क्या कर पाएगी, रोटेट कर पाएगी। तो नेट टॉर्क तो जीरो है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है वो अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दूसरा, अगर मैं यहीं से, समझ आ गया ना, ये क्लियर है ना, अगर इस फोर्स को हटा के मैं ऐसे लगा दूं कि एक फोर्स इस केस में है ये वाला और एक फोर्स ये है एफ, तो देखिए अब ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल। अब यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड है। सपोज आप अपवर्ड फोर्स को अगर प्लस एफ लिख लो तो ये तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया, तो ये डाउनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस एफ लिखना ही पड़ेगा। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए ये जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस भी है यहाँ पे, a प्लस ए कितना है, 2a, और फोर्स भी है ये, तो इसका मतलब बॉडी में टॉर्क है, टॉर्क जीरो नहीं है। और ये फोर्स भी इसको ऊपर की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, these bodies are in partial equilibrium। और partial equilibrium में आपकी जो बॉडी है वो, उसमें हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं अटेन कर पाते हैं। क्लियर है बेटा, काफी है ना, कर लोगे, ओके। कुछ और बताऊं या आगे चले, आगे चलते हैं, काफी है इतना। बस एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ आपको, नहीं मतलब आगे तो कराना ही है, वो मतलब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नीट में है। देखिए काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत एंजॉय करोगे आप। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब टॉर्क ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, वो ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ए बॉडी, लास्ट में बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, बस फिर खत्म। ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इफ, कब हो सकती है, जब, इफ algebraic sum, algebraic sum of, क्या लिखते थे हम, all the torques,
on the body is 0. ठीक है बेटा, algebraic sum of all the torques is 0. अब ये algebraic sum of all the torques की जगह आप ये भी लिख सकते हो, a body will be in rotational motion if algebraic sum of, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, algebraic sum of all the moments. ठीक है, all the moments of all the forces, वो भी क्या हो, 0 हो. ठीक है, किसी बॉडी पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट्स हो रहे हैं वो भी सारे क्या हो, 0 हो. ये ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. ठीक है, जो था ना आपके पास F क्रॉस R, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क. और इसको क्या बोल सकते हैं हम, मोमेंट्स ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि बॉडी विल बी इन रोटेशनल मोशन इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द बॉडी इज 0, और a body will be in rotational motion if algebraic sum of all the moments of all the forces is 0 on the body. ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेन करने के बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी और बस खत्म. इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ब्लैंक नहीं होने चाहिए इस टॉपिक के बारे में. सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, AB. ये क्या बात है, बच्चे लेफ्ट क्यों कर जाते हैं लास्ट तक? शुरू में बच्चे रहेंगे 26 और लास्ट तक बच्चे रहेंगे 25 ना, सॉरी 20. मतलब उनको शुरू का पढ़ना है, लास्ट का नहीं पढ़ना है. कोई बात नहीं. ओके, सपोज ये बॉडी है आपके पास AB. ठीक है बेटा, इसकी कुछ लेंथ है. इस बॉडी को आपने क्या किया है, एक सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड किया हुआ है. ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फल्क्रम. क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम. मतलब जिस पॉइंट पे आपने इस रिजिड बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है, जिस पॉइंट पे, ठीक है, ये कुछ सपोर्ट यहाँ पे आपने लगाया हुआ है, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सपोज ये पॉइंट O है और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फल्क्रम कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, इस बॉडी के दोनों एंड्स पे आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए हुए हैं F1 और F2. ये दोनों फोर्सेस लगाए हुए हैं F1 और F2. और देखिए बेटा, ये जो सपोर्ट है ना, किसी भी चीज से सपोर्ट किया हो सकता है आपने, वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है. इस सपोर्ट का नॉर्मल रिएक्शन भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. मतलब आपने अगर ये बॉडी इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है एक तरह से, तो ये जो सपोर्ट है वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इफ दिस बॉडी AB इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस सपोर्ट, तो ये सपोर्ट भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे रिएक्शन का फोर्स या रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट, जो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो देखिए, ये बॉडी जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, जब इसके पास जो नेट फोर्स हो इसके ऊपर वो कितना हो, 0 हो, और नेट टॉर्क भी कितना हो, 0 हो. तभी हम क्या कह सकते हैं, इस बॉडी को क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल. अब क्लियर है बेटा, वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखिए स्क्रीन तो पूरा चला ही गया है. स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को, विजिबल है? मैं उस डायग्राम को फिर से बना रही हूँ. ये आपके पास AB बॉडी थी, इस AB बॉडी पे इसको आपने सपोर्ट किया हुआ है बाय सम सपोर्ट, और इस पॉइंट को आप क्या बोल रहे हो, फल्क्रम. और ये O था, यहाँ पे टू एंड्स पे, बॉडी के टू एंड्स पे फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2. ठीक है, और हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टडी कर रहे थे. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कब है? और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो सपोर्ट है वो क्या लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं R. ठीक है, 11 बजे है ना, कोई बात नहीं.
मेरी भी कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इस बॉडी के नेट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स होगा, वो भी कितना होगा 0, और नेट टॉर्क होगा, वो भी कितना होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स कब 0 हो सकता है, देखिए यहाँ पे अब 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन का फोर्स जो सपोर्ट लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे आर, अगर आर अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आर को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इनको हम नेगेटिव ले लेते हैं, F1 माइनस F2, और ये कितना हो जाएगा 0। समझ आया ना, इनको हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इनको राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो R किसके इक्वल है F1 प्लस F2 के। मतलब जो रिएक्शन का फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, जो किसमें है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब बॉडी किसमें आ गई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब आपको बात करनी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखिए यहाँ पे ये दो फोर्सेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं कितना है d1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d2। अब देखिए ये फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d1। तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होना चाहिए 0, तभी ये किसमें होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं F1 इंटू डी, क्योंकि टॉर्क का मतलब क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये दोनों फोर्सेस हैं। तो एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला फोर्स विद दिस मच ऑफ डिस्टेंस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स विद दिस मच ऑफ डिस्टेंस ये भी रोटेट करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये दोनों ही फोर्सेस क्या है, ये दोनों ही देखिए यहाँ पे रोटेशनल मोशन में जो रोटेशन है वो क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब एक पूरा सर्कुलर लूप ना बना के कुछ ऐसे है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ F1 फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस कितना है d1, ठीक है, माइनस लिखेंगे, अब प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस F2 इंटू d2, और वो किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब F1 इंटू डी का इफेक्ट सेम हो किसके इक्वल F2 इंटू d2 के। ये चीज समझ आई, तब हमारी बॉडी क्या होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, क्योंकि इन दोनों का जब इफेक्ट 0 हो जाएगा तो क्या होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बस थोड़ा सा हमें और समझना है कि मान लो ये जो F1 है ना, ये F1 आपके पास क्या बन जाए, एक वेट बन जाए। समझिए F1 क्या है, एक वेट है जिसको ये F2 क्या कर रहा है, वेट बोल सकते हो या फिर लोड बोल सकते हो, जिसको ये F2 क्या करेगा उठाएगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। F2 आपके पास क्या बन जाए, एफर्ट बन जाए, मतलब जो आप लगा के इस वेट को क्या करोगे लिफ्ट करोगे। समझिए F1 तो वो लोड है जिसको आप उठाना चाहते हो, और F2 क्या करेगा इस लोड को लिफ्ट करेगा। तो कहना इसे F1 तो लोड है और F2 क्या है एफर्ट है, मतलब इसको ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है, या इस लोड को उठाएगा। तो F2 हो गया एफर्ट, F1 हो गया लोड। तो ये जो डिस्टेंस है D1, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोड आर्म, क्योंकि ये लोड से लोड की आर्म है, और ये जो D2 है इसको हम कहेंगे क्या एफर्ट आर्म, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो देखिए यहाँ पे F1 इंटू D1, F1 क्या है लोड और ये क्या है लोड आर्म, ठीक है। F2 क्या है आपके पास एफर्ट, ठीक है, जो आप लगाओगे इस लोड को पुल पुश करने के लिए, और D2 क्या है आपके पास एफर्ट आर्म है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आपके पास हम एक रेशो लेते हैं क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज जो रेशो है वो किसका होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मतलब ये होगा जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हो वो, और जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो, और जो लोड आर्म है वो डिवाइडेड बाय, सॉरी जो एफर्ट आर्म है वो और डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ठीक है, क्योंकि ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये यहाँ पे ले आओगे F2 के अपोन में, F1 के अपोन में F2 ले आओगे, देखिए यहाँ से इसको चेंज कीजिए, F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, इस F2 को यहाँ पे ले आइए तो ये बन जाएगा F1 ओवर
F2। अब इस D2 के अपोन में आप किसको लेके जाओगे, D1 को, और ये रेशो आपको क्या देगा, मैकेनिकल एडवांटेज। समझ आ गया, ये है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज। F1 क्या है, जिस लोड को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो लोड लिफ्टेड। F2 क्या है, एफर्ट अप्लाइड। D2 क्या है, एफर्ट आर्म। D1 क्या है, लोड आर्म। और ये किसके इक्वल है, इनका रेशो किसके इक्वल रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल रहेगा। बस यही समझाना था आपको। नेक्स्ट आपके पास है, बस आज इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। बस लास्ट वाला टॉपिक सबसे फेवरेट है मेरा, और आप लोगों का भी फेवरेट होगा, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। देखिए, लीनियर मोशन में आपने 3 इक्वेशन की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है ना, यही होगा। अब देखो, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल, इन द सेम वे हमारे पास 3 इक्वेशंस रोटेशनल मोशन में भी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, अभी बताऊंगी सबका मीनिंग। सेकेंड है आपके पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन है आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब समझिए, यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u होती थी, एक मिनट बेटा, हेलो हेलो, क्लास नहीं लाइव क्लास चल रही है, हम बताइए। वो वो मेरे से बात कीजिए, आप रवि से बात कीजिए। ओके बेटा, थीटा जो है वो आपके पास क्या है, देखिए वहां पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती थी ये, फाइनल वेलोसिटी होती थी ये, एक्सेलरेशन होता था ए, टाइम होता था टी। तो ये समझ लीजिए, आपके पास ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और ये आपके पास क्या रहेगा, अल्फा आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है तो अल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस इज टाइम। अब यहाँ पे थीटा क्या है, अगेन आपके पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। थीटा आपके पास याद है ना, बॉडी पहले पी पोजीशन पे है, फिर पी डैश पे चलेगी बाय ट्रांसवर्सिंग एन एंगल डी थीटा। तो डी थीटा या फिर थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपके पास, ठीक है बेटा। और अल्फा अगेन आपके पास एक्सेलरेशन है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। इसको कैसे आप सोल्व करोगे बेटा, क्लास है जिसकी, अगर भाई की क्लास है तो वो लेफ्ट कर जाइए, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कैसे करोगे ये आपको बताना है। आप देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी, लिख सकती हूँ मैं इसको। अब देखिए यहाँ से सिंपली आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी ओमेगा क्या आ जाएगा, अल्फा डी टी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे योर ओमेगा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा नोट के। मतलब ये वही है जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती थी u, तो अब हमारे पास जब टाइम 0 होगा उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ओमेगा नोट। और जब आपके पास टाइम t होगा तो उस टाइम पे आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा के इक्वल होगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स भी लगाएंगे। तो आपकी जो वेलोसिटी है उसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की लिमिट्स क्या रहेंगी, ओमेगा नोट से ओमेगा, क्योंकि ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है, क्योंकि ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरीके से अल्फा तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा को आप बाहर भी रख सकते हो, ये dt। और टाइम की लिमिट्स क्या रहेंगी, पहले टाइम 0 था, 0 से t, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा
लिमिट्स क्या रहेंगी, ओमेगा नोट से ओमेगा, और अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा t, और लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से t। तो देखिए इसको आप लिमिट पुट करोगे एक बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, और ये आपके पास होगा अल्फा, एक बार t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो ये क्या हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे आप ओमेगा नोट को शिफ्ट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। यही तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। जैसे आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, इन द सेम वे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा टी। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, डोंट फॉरगेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन अल्फा लेंगे, सॉरी हम यहाँ पे क्या लेंगे ओमेगा लेंगे। ओमेगा मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा डी टी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, अब हमें सिर्फ क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है, तो थीटा की भी लिमिट्स लगानी पड़ेंगी और टाइम की भी लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। तो टाइम तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट्स कैसे लगाएंगे, जब टाइम आपके पास जीरो होगा उस टाइम पे थीटा भी आपके पास क्या होगा जीरो। जब टाइम आपके पास जीरो ना होके टाइम टी इक्वल टू टी होगा उस टाइम पे थीटा आपके पास क्या होगा थीटा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा थीटा, जीरो से थीटा इसकी लिमिट्स, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी जीरो से टी। समझ गए होगे क्या करना पड़ेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा थीटा, और लिमिट्स क्या रहेंगी जीरो से थीटा। ये आपके पास क्या होगा ओमेगा को बाहर रख लीजिए, dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट्स क्या रहेंगी जीरो से t। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा, अच्छा अच्छा एक चीज हमने चेंज कर दी, चेंज क्या कर दी, यहीं पे हमने ओमेगा को क्या पुट करना था ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी पुट करना था, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे बेटा आपने देखा था ना ओमेगा था, तो ओमेगा को हम चेंज कर देंगे किसमें, जो फर्स्ट रिजल्ट आया है वो, तो ये हो जाएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, और साथ में क्या है डी टी है। ठीक है, और लिमिट्स क्या रहेंगी जीरो से टी, तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गया थीटा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा ओमेगा नोट और डी टी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो एक बार लिखोगे ओमेगा नोट डी टी, लिमिट्स रहेंगी जीरो से टी। ठीक है, डी टी का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा आपके पास अल्फा टी डी टी, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन अल्फा टी, देखिए यहाँ से अल्फा टी और साथ में डी टी, और यहाँ से भी जीरो से टी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा ओमेगा नोट टी बन जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या t, और ये लिमिट क्या रहेगी जीरो से t, प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा, और ये देखिए t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1 है, तो मतलब 1 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लिमिट क्या रहेंगी जीरो से t। ये समझ आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखो ये याद रखिए थीटा हमने देख लिया है, ये थीटा ही है, तो ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा सिंपली ओमेगा नोट, और टी की जगह टी पुट करोगे माइनस जीरो करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, तो ये बन गया ओमेगा नोट टी प्लस, यहाँ पे 1/2 को बाहर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा बाय 2, और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर में एक बार अपर लिमिट पुट करोगे टी, तो ये टी स्क्वायर ही रहेगा, तो ये रहेगा टी स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये आपके पास थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर ही होगा ना, हाँ, तो ये आपके पास होगा, यहाँ पे भी हमने थोड़ा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने सिर्फ क्या किया ओमेगा को चेंज कर दिया था किससे ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट आया था उससे। ठीक है, सेम आपका इंटीग्रेशन चलेगा। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड इक्वेशन रह गई है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन आप सबको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इसको कैसे सोल्व करेंगे,
तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये मैंने क्या लिखा है, थीटा क्यों लिखा है इसको। तो ये आपके पास इक्वेशन है। इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा को आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, यही लिखोगे। अब देखो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डी थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, इसी को अल्फा में ही मैंने क्या किया, डी थीटा का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और डी थीटा का डिवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे, इस डी थीटा को तो मैं डी ओमेगा के डिनोमिनेटर में ले आऊंगी और डी टी को मैं डी थीटा के डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। देखिए ऐसे डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे ले आई इसकी जगह dt की जगह, और dt को मैं कहाँ पे ले गई, d थीटा के डिनोमिनेटर में, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए d थीटा बाई dt क्या बना, d थीटा बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो देखिए, और ये किसके इक्वल चल रहा है, भूल मत जाइए ये अल्फा के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये तो रहा d ओमेगा बाई डी थीटा, d ओमेगा बाई डी थीटा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, ओमेगा से। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बना आपके पास, ये आपके पास बन गया अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। बस अब इसको क्या करना है, अब आपको सिंपली इसको बस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो कर लोगे। इसके लिमिट्स क्या लगाओगे, इसके लिमिट लगाओगे 0 से थीटा, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा है तो थीटा की लिमिट्स लगेंगी, यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा की लिमिट्स लगेंगी। तो इनिशियल ओमेगा नोट होता है और फाइनल वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो अल्फा थीटा बन जाएगा, और लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से थीटा, और ये क्या रहेगा ओमेगा डी ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 2, और 2 से ही डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या रहेंगी ओमेगा नोट से ओमेगा। तो देखिए ये तो बन जाएगा अल्फा थीटा, ठीक है। और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये बना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इन द सेम वे जैसे हमारे पास ये बना था ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये है।